Good morning. Am I audible? Yes, sir. Okay. ओके, सो जैसे कि प्रीवियस क्लासेस में हमने मशीन का कुछ बेसिक से टॉपिक को लेके हमने डिस्कस किए थे। तो आज से हम लोग एकदम मेन चैप्टर पे ही फोकस करेंगे, ठीक है। सो हमने सिलेबस पे देखा है कि मशीन 2 में 4 टाइप का मशीन हमें पढ़ना होगा, जैसे कि इंडक्शन मोटर, 3 फेज इंडक्शन मोटर, सिंगल फेज मोटर, सिंक्रोनस मोटर एंड ऑल्टरनेटर। So in this chapter we will focus on the general principle of 3 phase induction motor. So चलो देखते हैं। थ्री फेज इंडक्शन मोटर, ठीक है। जैसे कि हमने मशीन 1 में हमने क्या स्टडी किया था कि वहां पर हमने डीसी मोटर को स्टडी किया था या डीसी जनरेटर को। तो डीसी जनरेटर डीसी मोटर में जैसे कि दो पार्ट्स होता है जिसको हम फील्ड और आर्मेचर कहते हैं, मतलब वहां पर भी एक स्टेटर एक रोटर होता है। थ्री फेज इंडक्शन मोटर में भी एक स्टेटर एंड एक रोटर होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर कुछ बेसिक सा डिफरेंस है, जैसे कि देखते हैं। जैसे कि मान लो कि ये एक डीसी शांट मोटर है, ठीक है। ये क्या है? डीसी शांट मोटर। ये हमारा आर्मेचर है, ठीक है। मतलब ये रोटर है, ये फील्ड है। तो फील्ड यहाँ पर कहाँ पर रहता है? स्टेटर पे। ऊपर का जो स्टैटिक पार्ट होता है वहां पर फील्ड वाइंडिंग रहता है। और आर्मेचर में क्या है? जो रोटेट करता है, जो आर्मेचर रोटेट करता है उसको ही हम क्या कहते हैं? रोटर कहते हैं। लेकिन यहाँ पर देखो, यहाँ पर हम ये जो सप्लाई सप्लाई वोल्टेज को अप्लाई कर रहे हैं, ये फील्ड पे भी अप्लाई कर रहे हैं एंड आर्मेचर पे भी अप्लाई कर रहे हैं, मतलब रोटर पे भी अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, सप्लाई वोल्टेज। लेकिन इंडक्शन मोटर में क्या होगा? इंडक्शन मोटर का जो यहाँ पर जो डिफरेंस है डीसी मोटर से, वो क्या है? इंडक्शन मोटर मोटर में हमें सिर्फ स्टेटर पे ही हम सप्लाई देंगे, रोटर में कोई सप्लाई नहीं जाएगा, ठीक है। मतलब कि मान लो कि ये एक हमारा थ्री फेज स्टेटर है, ठीक है। थ्री फेज मोटर मतलब थ्री फेज वाइंडिंग रहेगा, ठीक है। ये एक थ्री फेज स्टेटर है। ये क्या है? ये हमारा स्टेटर है। और रोटर, एक रोटर भी ले लो, स्टार कनेक्टेड रोटर ले लो। ये एक रोटर है। इसके बीच और इसके बीच, मतलब स्टेटर और रोटर के बीच कोई भी इलेक्ट्रिकल कनेक्शन नहीं होगा। कोई भी इलेक्ट्रिकल कनेक्शन नहीं होगा। हम जब सप्लाई देंगे, सप्लाई हम कहाँ पर देंगे? ये हमारा जो स्टेटर है, मतलब ऊपर का जो वो जो स्टैटिक पार्ट है, उस पे ही हमें सप्लाई देना होगा। मतलब कि हम वोल्टेज को वहां पर अप्लाई करेंगे। और रोटर बिल्कुल अलग सा रहेगा, ठीक है। स्टेटर और रोटर के बीच क्या होगा? सिर्फ एयर गैप रहेगा, मतलब कि इन दोनों के बीच कोई भी इलेक्ट्रिकल कनेक्शन नहीं होगा, ठीक है। सो जैसे कि ट्रांसफार्मर में हमने देखा है, क्या देखा है
कि ट्रांसफार्मर में दो वाइंडिंग होता है, एक प्राइमरी होता है, एक सेकेंडरी वाइंडिंग होता है। प्राइमरी में हम सप्लाई देते हैं, सेकेंडरी में हम लोड को कनेक्ट करते हैं, ठीक है। सो प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग के बीच कोई भी इलेक्ट्रिकल कनेक्शन नहीं रहता है। सो वहां पर पावर प्राइमरी टू सेकेंडरी कैसे ट्रांसफर होता है? मतलब हम अगर मान लो कि यहाँ पर एक स्टेटर है, ठीक है, इस स्टेटर पे हम 3 फेज सप्लाई को अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं। सो जब यहाँ पर सप्लाई वोल्टेज को अप्लाई करेंगे, सो रोटर में पावर प्राइमरी से सेकेंडरी साइड में पावर कैसे ट्रांसफर होगा? देखो, मोटर बेसिकली क्या है? मोटर बेसिकली एक ऐसा मशीन है इन व्हिच इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल एनर्जी। मतलब कि मोटर का काम क्या है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना, ठीक है। तो यहाँ पर हम स्टेटर में सप्लाई तो दे रहे हैं, रोटर में तो कोई सप्लाई नहीं है, तो रोटर में पावर कैसे आएगा? कैसे आएगा? जैसे कि हमने ट्रांसफार्मर में देखा है, जिस तरह से प्राइमरी टू सेकेंडरी वाइंडिंग पावर ट्रांसफर होता है, उसी प्रिंसिपल पे ही यहाँ पर इंडक्शन मोटर में क्या होगा? प्राइमरी से सेकेंडरी में इलेक्ट्रिकल जो एनर्जी है, जो पावर है, ट्रांसफर हो जाएगा। तो यहाँ पर कौन सा प्रिंसिपल काम करेगा? ट्रांसफार्मर में कौन सा प्रिंसिपल काम करता है, बताओ तो। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रिंसिपल सर। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रिंसिपल मतलब कि क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के थ्रू प्राइमरी से सेकेंडरी में पावर ट्रांसफर होता है ट्रांसफार्मर। यहाँ पर भी इंडक्शन मोटर में भी क्या होगा? प्राइमरी से सेकेंडरी, मतलब कि यहाँ पर सेकेंडरी मान लो ये जो रोटर वाइंडिंग है ये हमारा सेकेंडरी साइड है, स्टेटर वाइंडिंग जो है ये हमारा प्राइमरी साइड है। तो प्राइमरी साइड से सेकेंडरी साइड में पावर ट्रांसफर होगा थ्रू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है। सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन प्रिंसिपल यहाँ पर काम कर रहा है, इसलिए हम इस मोटर को क्या कहते हैं? इस मोटर को इंडक्शन मोटर कहते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ये तो तुम लोगों को पता ही है। फैराडे, यहाँ पर जो फैराडे लॉ है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, वो क्या करता है? फैराडे लॉ क्या कहता है कि जब भी किसी भी कॉइल किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करता है और मैग्नेटिक फील्ड अगर हम फील्ड को अगर हम चेंज करेंगे तो क्या होगा? उस कॉइल या कंडक्टर के ऊपर एक ईएमएफ या फिर एक करंट इंड्यूस्ड हो जाएगा। ये फैराडे कहता है, ठीक है, फैराडे लॉ कहता है। और फैराडे का सेकंड लॉ क्या कहता है? उसका जो मैग्नीट्यूड होगा, मतलब वो जो ईएमएफ इंड्यूस्ड हो रहा है उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? n इंटू डी/dt। ये ट्रांसफार्मर हमने देखा है, ठीक है। मतलब कि यहाँ पर जो फ्लक्स का जो चेंज हो रहा है, जो फ्लक्स लिंक हो रहा है, उसका रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स जो है उसके साथ अगर हम नंबर ऑफ टर्न्स को ऐड कर देंगे तो वो हमारा ईएमएफ बन जाएगा, ठीक है। ये फैराडे सेकंड लॉ कहता है। तो यहाँ पर भी फैराडे लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन काम कर रहा है। तो उसी प्रिंसिपल पे ही स्टेटर से रोटर पावर ट्रांसफर होता है। सो दैट्स व्हाई इस मशीन को हम क्या कहते हैं? इस मशीन को हम इंडक्शन मोटर कहते हैं, ठीक है। तो ये इसका बेसिक प्रिंसिपल है। यहां तक बात समझ में आया? यस सर। तो ये एक बेसिक सा डिफरेंस है, ठीक है। जैसे कि अनलाइक डीसी मोटर वेयर बोथ स्टेटर वाइंडिंग एंड रोटर वाइंडिंग आर कनेक्टेड टू ए वोल्टेज सोर्स। जैसे कि हमने दिखाया है, यहाँ पर एक शंट मोटर हमने लिया है, देखो एक वोल्टेज सोर्स के साथ हमारा फील्ड भी कनेक्ट है, हमारा आर्मेचर भी कनेक्ट है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर रोटर पे कोई भी सप्लाई हम नहीं अप्लाई करेंगे, ठीक है। यहाँ पर सप्लाई सिर्फ स्टेटर वाइंडिंग पे ही होगा, ठीक है। स्टेटर में जो वाइंडिंग होता है, जो हमारा फील्ड वाइंडिंग होता है, वहां पर भी हम इस वोल्टेज को अप्लाई करेंगे। रोटर में कोई भी वोल्टेज अप्लाई नहीं होगा। तो रोटर में पावर कैसे आएगा? थ्रू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, यहाँ से पावर रोटर में आ जाएगा, ठीक है। चलो अब हम देखते हैं कि इसका थोड़ा कंस्ट्रक्शन को भी डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि हमने अभी बताया कि मोटर में एक स्टेटर होता है,
एक रोटर होता है, ठीक है, मतलब कि एक स्टैटिक पार्ट होता है, एक रोटेटिंग पार्ट होता है, स्टेटर। तो स्टेटर बेसिकली क्या है, देखो मोटर का जो ऊपर का हिस्सा जो फिक्स रहता है, ठीक है, और भीतर का जो हिस्सा है घूमता है। तो ऊपर का जो फिक्स रहता है, जो स्टैटिक पार्ट है, उसको हम स्टेटर कहते हैं। बेसिकली इंडक्शन मोटर में ये जो स्टैटिक पार्ट होता है, ये एक स्टील का फ्रेम होता है, ठीक है, एक स्टील का फ्रेम होता है। और स्टील के फ्रेम के जो इनर पेरीफेरी होता है, मान लो कि एक मोटर है, मोटर को रोटर को निकाल के बाहर फेंक, रोटर को निकाल के बाहर फेंकने से क्या होगा, भीतर थोड़ा खाली हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि हम एक पिक्चर को दिखाते हैं। देखो दिखाई दे रहा है, इज इट विजिबल टू यू? Yes, sir. अच्छा, ये देखो, ये देखो, ये अंदर से अगर हम जो घूमता है, जो रोटर घूमता है, जो सैफ्ट होता है ना, उसको अगर हम निकल के बाहर फेंके तो इस तरह से दिखेगा। तो ये जो ऊपर का जो स्टैटिक पार्ट है, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम स्टेटर कहते हैं। एंड इसके ये जो अंदर है, मतलब अंदर का जो इनर पेरीफेरी होता है, ठीक है, इस इनर पेरीफेरी में क्या होता है, कोर होता है। ये तो स्टील का बनता है, ये स्टील का बनता है, लेकिन इसके अंदर जो इनर पेरीफेरी है, यहाँ पर जो कोर रहता है, वो नॉर्मली सिलिकॉन स्टील का रहता है, ठीक है। एंड इसको लैमिनेट किया जाता है, लैमिनेट किया जाता है। जैसे कि हमने ट्रांसफार्मर भी पढ़ा है कि वहां पर जो कोर होता है वो भी सिलिकॉन स्टील का बना है, बना होता है, एंड वो लैमिनेटेड होता है, ठीक है। सो यहाँ पर भी कोर सिलिकॉन स्टील का बनाया होगा, एंड इसका जो इसको लैमिनेट किया जाता है। क्यों? क्योंकि ये लैमिनेशन क्यों किया जाता है मालूम है ना? ये क्यों किया जाता है? यहाँ पर जो एक आयरन लॉस होता है ना, तुमने पढ़ा होगा ट्रांसफार्मर में, आयरन लॉस जो होता है, वो आयरन लॉस का जो एडी करंट लॉस होता है, इसको मिनिमाइज करने के लिए इसको लैमिनेशन किया जाता है, ठीक है। तो इसको लैमिनेट करने का मतलब क्या है, एडी करंट लॉस को मिनिमाइज करना। और ये जो कोर मटेरियल हम यूज करते हैं, ये सिलिकॉन स्टील का यूज करते हैं। क्यों? हिस्टेरिसिस लॉस को मिनिमाइज करना होता है, ठीक है। सो हिस्टेरिसिस लॉस को मिनिमाइज करने के लिए हमें सिलिकॉन स्टील का कोर यूज करना होगा। एंड उस कोर को हम लैमिनेट क्यों करते हैं? एडी करंट लॉस को मिनिमाइज करने के लिए। तो ये दो पॉइंट याद रखना, ठीक है। तो इस तरह से इसका कोर बनता है, और कोर के अंदर तो स्लॉट होता है, उस स्लॉट में ये हमारा जो कॉइल होता है, वो कॉइल को हम इस स्लॉट में प्लेस करते हैं। तो बेसिकली ये एक स्टेटर है, ठीक है। तो स्टेटर बेसिकली क्या है, ये याद रखना, ये स्टील का जो फ्रेम है, स्टील का फ्रेम में बनता है। और इसके अंदर जो इनर पेरीफेरी है, इस इनर पेरीफेरी में क्या होता है, कोर होता है, सिलिकॉन स्टील का कोर होता है। एंड सिलिकॉन स्टील का जो कोर होता है वो लैमिनेटेड रहता है, ठीक है। सो ये बात याद रखना। एंड ये तो हमारा हो गया स्टेटर, ठीक है। अब हम थोड़ा रोटर को देख लेते हैं। रोटर, और एक बात याद रखना है, ये जो हमारा रोटर है एंड स्टेटर है, इसका बीच का जो एयर गैप है, उस एयर गैप का जो रेंज होता है, एयर गैप का रेंज 0.4 mm टू 4 mm, ठीक है। ये मोटर का पावर के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। स्टेटर एंड रोटर के बीच में क्या रहता है, कोई भी इलेक्ट्रिकल कनेक्शन नहीं होता है। वहां पर क्या होता है, सिर्फ एयर होता है, ठीक है। तो उस एयर गैप का एक रेंज होता है, वो एयर गैप का जो रेंज है वो क्या है, वो 0.4 mm टू 4 mm, ठीक है, उसका रेंज होता है, याद रखना।
अब चलो हम रोटर को देख लेते हैं। सो रोटर बेसिकली क्या है, अंदर का जो रोटेटिंग पार्ट जो घूमता है वो क्या होता है, एक वहां पर हमने देखा है एक सैफ्ट होता है। सैफ्ट के ऊपर क्या होता है, वो माउंट होता है। सैफ्ट के ऊपर वो कोर माउंट होता है एंड उसके ऊपर क्या होता है, उसके ऊपर वाइंडिंग रहता है। ठीक है, सो यहाँ पर देखते हैं, हम एक रोटर का पिक्चर देख लेते हैं। देखो अच्छा, ये तो स्क्विरल केज रोटर है। ठीक है, देखो ये एक स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर का रोटर है। ठीक है, स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर क्या है ये हम बाद में आते हैं, पहले रोटर को देख लो। ये एक सैफ्ट होता है। ठीक है, सैफ्ट, ये जो सैफ्ट होता है ये ज्यादातर माइल्ड स्टील का होता है। ठीक है, ये सैफ्ट होता है। सैफ्ट के ऊपर क्या है, सैफ्ट के ऊपर देखो कोर है। ठीक है, कोर एंड कोर के ऊपर स्लॉट होता है। इस स्लॉट में हम वाइंडिंग को प्लेस करते हैं। लेकिन ये जो रोटर होता है ना, रोटर का ये जो फ्रेम होता है, ये जो रोटर होता है इसका जो आउटर पेरिफेरी है, मतलब बाहर की तरफ वाइंडिंग होगा। ठीक है, रोटर के बाहर की तरफ वाइंडिंग होगा, ताकि हमारा स्टेटर का जो वाइंडिंग है एंड रोटर का वाइंडिंग है वो फेस टू फेस रहेगा। ठीक है, ये बाहर साइड में रहेगा, मतलब आउटर पेरिफेरी में रोटर वाइंडिंग रहेगा। और स्टेटर वाइंडिंग कहाँ पर रहेगा, वो स्टेटर की जो इनर पेरिफेरी है वहां पर रहेगा। क्योंकि जब स्टेटर का जो फील्ड है, ठीक है, उस फील्ड जब एनर्जाइज्ड होगा तो फ्लक्स प्रोड्यूस करेगा। वो फ्लक्स डायरेक्टली इस रोटर कंडक्टर को काट कर पाएगा। इसलिए ये क्या होता है, ये बेसिकली फेस टू फेस रहता है। ठीक है, तो ये हमारा एक स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर का रोटर है। तो रोटर बेसिकली इस टाइप का दिखता है। ठीक है, अब देखो हमारे जो हमारा जो स्टेटर वाइंडिंग होता है, पॉइंट पे आते हैं। देखो ये जो स्टेटर वाइंडिंग होता है ये दो टाइप का होता है, मतलब कि क्या, थ्री फेज, स्टार और डेल्टा। ठीक है, थ्री फेज, स्टार और डेल्टा, मतलब थ्री फेज स्टार भी कनेक्शन भी हो सकता है, डेल्टा कनेक्शन भी हो सकता है स्टेटर का जो थ्री फेज वाइंडिंग है। ठीक है, लेकिन रोटर का जो वाइंडिंग होगा वो एक तो शॉर्ट सर्किट टाइप होगा। ठीक है, जैसे कि स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर, ऊन टाइप इंडक्शन मोटर, दो टाइप रोटर होता है। ठीक है, दो टाइप का रोटर होता है एंड उसके ऊपर बेस करके हम मोटर का क्लासिफिकेशन करते हैं। ठीक है, मतलब कि देखो इंडक्शन मोटर बेसिकली टू टाइप्स। ठीक है, बेसिकली आर टू टाइप्स। एक नंबर क्या है, एक नंबर होता है स्क्विरल केज एंड दूसरा टाइप क्या होता है, स्लिप रिंग। ठीक है, स्लिप रिंग, और इसे वुंड रोटर मोटर भी कह सकते हैं। ठीक है, ये दो टाइप का इंडक्शन मोटर, थ्री फेज इंडक्शन मोटर बेसिकली ये दो टाइप का होता है। इसके ऊपर बेस करके रोटर का जो डिजाइन है, ठीक है, रोटर का जो कंस्ट्रक्शन है या डिजाइन है, उसके ऊपर बेस करके दो टाइप का मोटर होता है। मतलब कि इंडक्शन मोटर, स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर, स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर, दो टाइप का इंडक्शन मोटर है। दो टाइप के इंडक्शन मोटर का जो स्टैटिक पार्ट है, मतलब स्टेटर है, वो सेम रहता है। रोटर का जो कंस्ट्रक्शन है वो अलग सा रहता है। इसलिए रोटर का जो कंस्ट्रक्शन है उसके ऊपर बेस करके इंडक्शन मोटर दो टाइप का होता है। एक क्या होता है, स्क्विरल केज, एक स्क्विरल केज। ठीक है, एक क्या होता है, स्क्विरल केज एंड स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर। ठीक है, सो देखते हैं स्क्विरल केज टाइप जो इंडक्शन मोटर है उसका रोटर का जो डिजाइन होता है कैसे होता है। सो स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर जो होता है वो बेसिकली क्या होता है, उसके ऊपर मतलब के सैफ्ट के ऊपर क्या होता है, कॉपर और एल्यूमिनियम का बार रहता है। ये बात याद रखना, स्क्विरल केज जो इंडक्शन मोटर होगा उस मोटर का जो वाइंडिंग होगा वो ना कि क्वाइल होगा। जैसे कि हमने डीसी मोटर में देखा है आर्मेचर में क्वाइल रहता है, यहाँ पर स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर में क्या होगा, वाइंडिंग एक कॉपर और एल्यूमिनियम बार का बनेगा। ठीक है, कॉपर और एल्यूमिनियम बार।
तो मान लो कि ये हमारा एक सैफ्ट है, ठीक है। कुछ इस तरह से बार बनेगा, ठीक है। तो इस टाइप का देखेगा, दिखने में ऐसा लगेगा। दिखने में कुछ ऐसा लगेगा, मतलब कि इसके ऊपर, चलो हमें पिक्चर को दिखा देते हैं और भी समझने में इजी होगा। देखो ये क्या है, ये बेसिकली एक केज रोटर है, ठीक है, स्क्विरल केज रोटर। मतलब कि इस रोटर के ऊपर क्या है, ये लंबा लंबा सा देख रहे हो बार, इस तरह का बार होगा। ये बार कॉपर का भी हो सकता है, एल्यूमिनियम का भी हो सकता है, ठीक है। कुछ इस तरह से बार हमें दिखने को मिलेगा। एंड रोटर का ये दो साइड पे दो रिंग होगा। ये रिंग को हम क्या कहते हैं, इस रिंग को हम एंड रिंग कहते हैं, ठीक है, इस रिंग को हम एंड रिंग कहते हैं। तो ये सारे का सारा जो बार होगा ना, ये एंड रिंग के थ्रू शॉर्ट होगा। एंड रिंग के थ्रू दोनों साइड पे इसे शॉर्ट कर दिया जाता है, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर क्या दिखने को मिलता है कि स्क्विरल केज का जो रोटर है वो रोटर परमानेंटली शॉर्ट किया जाता है, ठीक है। मतलब कि एंड रिंग के थ्रू इसे शॉर्ट किया जाता है। मतलब स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर का जो रोटर है वो परमानेंटली शॉर्ट रहेगा, ये बात याद रखना, ठीक है। किसके थ्रू शॉर्ट होगा, किसके थ्रू शॉर्ट होगा, एंड रिंग के थ्रू शॉर्ट होगा। और ये जो बार दिख रहा है ये एल्यूमिनियम और कॉपर का बार है, यही इसका वाइंडिंग है, ठीक है। ये स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर जो है उसका वाइंडिंग है। और ये जो हमारा जो रोटर है, रोटर के आउटर पेरिफेरी में जो स्लॉट होगा, उस स्लॉट पे ही ये वाइंडिंग वहां पर रखा जाएगा, वहां पर प्लेस्ड होगा, ठीक है। तो ये बेसिकली एक शॉर्ट सर्किट वाइंडिंग। और ये दिखने में स्क्विरल के केज की तरह लगता है, इसलिए इस वाइंडिंग को हम क्या कहते हैं, इसलिए इस वाइंडिंग को हम स्क्विरल केज वाइंडिंग कहते हैं और स्क्विरल केज टाइप रोटर कहते हैं। तो जिस टाइप का इंडक्शन, थ्री फेज इंडक्शन मोटर में इस टाइप का रोटर होगा, उस मशीन को हम क्या कहेंगे, उस मशीन को हम कहेंगे स्क्विरल केज इंडक्शन टाइप मोटर, ठीक है। और स्क्विरल केज टाइप इंडक्शन मोटर, ठीक है, ये हम कहेंगे, ठीक है। सो ये बेसिकली हमारा स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर हो गया। अब हम देखते हैं स्लीप रिंग मोटर किसे कहते हैं। तो देखो स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर मोटर का एक ड्रॉबैक है। क्या ड्रॉबैक है, स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर में जो स्टार्टिंग टॉर्क है ना, स्टार्टिंग टॉर्क जनरली लो होता है, ठीक है, स्टार्टिंग टॉर्क लो होता है। क्यों, क्योंकि हमने अभी बताया कि इसका जो स्क्विरल केज जो वाइंडिंग है वो तो परमानेंटली शॉर्ट सर्किट है। कॉपर और एल्यूमिनियम बार को एंड रिंग के थ्रू शॉर्ट किया जाता है, तो ये परमानेंट एक कंस्ट्रक्शन है। यहाँ पर हम किसी भी तरह एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को ऐड नहीं कर सकते, ठीक है। सो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को हम ऐड नहीं कर सकते। तो इसका जो स्टार्टिंग टॉर्क है वो लो है। तो स्टार्टिंग टॉर्क को बढ़ाने के लिए हमें रोटर का और एक डिजाइन करना पड़ता है, ठीक है, जिसे हम स्लीप रिंग टाइप इंडक्शन मोटर कहते हैं, ठीक है। जैसे कि हमने अभी दिखाया है कि ये जो देखो, ये जो रोटर का डिजाइन देख रहे हो, ये बेसिकली एक स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर का रोटर है, ठीक है। तो ये स्लिप रिंग टाइप इंडक्शन मोटर जो है, इसको हम क्यों बनाते हैं, इसको बनाने के रीजन क्या है। हमने अभी बताया स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर का एक ड्रॉबैक है, जैसे कि उसका स्टार्टिंग टॉर्क लो है, ठीक है। तो स्टार्टिंग टॉर्क जहां पर, जिस एप्लीकेशन में हाई स्टार्टिंग टॉर्क का रिक्वायरमेंट है, वहां पर हम स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर को यूज नहीं कर सकते। तो वहां पर क्या करेंगे, वहां पर हम स्लिप रिंग मोटर को यूज करते हैं। तो स्लिप रिंग मोटर का डिजाइन हम इसलिए करते हैं कि स्टार्टिंग टॉर्क
हाई स्टार्टिंग टॉर्क को बनाने के लिए हमें इस टाइप का डिजाइन हमें करना पड़ता है। ठीक है, मतलब कि स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर का जो ड्रॉबैक है वो लो स्टार्टिंग टॉर्क है। से हाई स्टार्टिंग टॉर्क करने के लिए, मतलब हाई स्टार्टिंग टॉर्क का एक इंडक्शन मोटर हमें बनाने के लिए इस टाइप का हमें डिजाइन करना पड़ता है। तो बेसिकली स्लिप रिंग टाइप इंडक्शन मोटर होता क्या है, तो देखते हैं स्लिप रिंग मोटर क्या होता है। देखो, तो यहां तक बात समझ में आया है, यहां तक क्लियर है? Yes, sir. अच्छा बताओ तो, स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर बनाने की जरूरत क्या है, जबकि एप्लीकेशन में, इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन में 70% स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर ही यूज होता है। ठीक है, 70%, ये बात याद रखना, इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन में 70% क्या होता है, स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर होता है। तो स्लिप रिंग मोटर को डिजाइन करने का जरूरत क्या है? स्क्विरल केज मोटर का जो ड्रॉबैक है अभी बताया क्या है? स्टार्टिंग टॉर्क लो होता है। क्या बोल रहे हैं? सर स्टार्टिंग टॉर्क हाई है। स्टार्टिंग टॉर्क हाई है, किसका हाई है? स्लिप रिंग सर। स्लिप रिंग का स्टार्टिंग टॉर्क हाई है, मतलब कि स्क्विरल केज का जो ड्रॉबैक है वो क्या है, इसका लो स्टार्टिंग टॉर्क होता है। सो लो स्टार्टिंग टॉर्क होता है। सो जहां पर जिस एप्लीकेशन में हाई स्टार्टिंग टॉर्क का रिक्वायरमेंट है, उसके लिए ये स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर को डिजाइन किया जाता है। ठीक है, ये बात याद रखना। सो इसका स्टार्टिंग टॉर्क लो है। स्क्विरल केज का तो हम रोटर में तो कोई भी कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते, क्योंकि ये परमानेंटली शॉर्ट सर्किट है, वहां पर हम एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को ऐड नहीं कर सकते। लेकिन स्लिप रिंग में हम एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को ऐड कर सकते हैं। अब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ही क्यों क्यों देखो, रेजिस्टेंस के साथ किसका रिलेशन है, रेजिस्टेंस का पावर फैक्टर कितना होता है मालूम है ना? रेजिस्टेंस का पावर फैक्टर ज्यादातर हाई होता है, नियरली यूनिटी होता है। या प्योर रेजिस्टेंस के लिए यूनिटी ही होता है, पावर फैक्टर है कि नहीं? और टॉर्क का जो रिलेशन है वो पावर फैक्टर के साथ है। मतलब पावर फैक्टर को अगर हम बढ़ा देंगे तो टॉर्क भी बढ़ जाएगा। ठीक है, सो इस मोटर का जो रोटर है, स्लिप रिंग का जो रोटर है, रोटर में हम एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को ऐड करके इसका टॉर्क को, स्टार्टिंग टॉर्क को बढ़ा सकते हैं। लेकिन स्क्विरल केज में ऐसा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि स्क्विरल केज का जो कंस्ट्रक्शन है रोटर का, वो परमानेंटली शॉर्ट सर्किट है, वहां पर कोई भी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हम ऐड नहीं कर सकते। ठीक है, इसलिए हम स्लिप रिंग मोटर को डिजाइन करते हैं। ठीक है, सो अब देखो, चलो देखते हैं उन रोटर का डिजाइन किस तरह सा होता है। देखो, जैसे कि मान लो यहाँ पर एक हमारा स्टेटर है, मान लो स्टेटर एक डेल्टा कनेक्टेड स्टेटर है। ये एक डेल्टा कनेक्टेड स्टेटर है। ठीक है, थ्री फेज डेल्टा कनेक्टेड स्टेटर, स्टेटर है। यहाँ पर हम थ्री फेज सप्लाई दे रहे हैं। ठीक है, थ्री फेज सप्लाई दे रहे हैं, थ्री फेज सप्लाई दे रहे हैं। और यहाँ पर एक हमने रोटर लिया है। देखो, ये स्टार कनेक्ट का रोटर है। सो स्लीप रिंग इंडक्शन मोटर में जो रोटर होता है वो स्टार कनेक्टेड रोटर ही रहता है, यहाँ पर डेल्टा कनेक्शन यूज नहीं किया जाता है। लेकिन जो स्टेटर होता है,
मतलब कि स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर एंड स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर जो भी हो, उसका स्टेटर का जो वाइंडिंग है वो स्टार भी हो सकता है, डेल्टा भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पर जो स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर का जो रोटर है, इस रोटर का जो कंस्ट्रक्शन होगा वो स्टार कनेक्टेड होगा। ठीक है, इसका जो कनेक्शन होगा स्टार कनेक्शन होगा। क्यों? क्योंकि इसके साथ एक्सटर्नली हमें स्टार कनेक्टेड एक रियोस्टेट को कनेक्ट करना है, मतलब कि स्टार कनेक्टेड एक रेजिस्टेंस है, उसे इसके साथ ऐड करना है। ठीक है, तो देखो सर्किट डायग्राम कैसा बनता है। तो ये एक स्टार कनेक्टेड रोटर है। ठीक है, ये क्या है? ये एक रोटर है। अब देखो यहाँ पर एक शैफ्ट होता है। ठीक है, रोटर में जो शैफ्ट होता है, ये एक शैफ्ट है, ये एक शैफ्ट है। इस शैफ्ट के ऊपर स्लिप रिंग रहता है। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है? स्लिप रिंग। स्लिप रिंग के थ्रू हम कनेक्ट करते हैं। ठीक है, यहाँ पर स्लिप रिंग रहता है, शैफ्ट के ऊपर ही स्लिप रिंग रहता है। जैसे कि देखो, एक बार देख लो, देखो दिख रहा है ये क्या है? देखो ये जो शैफ्ट है ना, शैफ्ट के ऊपर देखो, एक यहाँ पर देखो 3 स्लिप रिंग है। ठीक है, क्यों 3 है? क्योंकि हमें 3 फेज एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को यहाँ पर कनेक्ट करना है। ठीक है, ये 3 रिंग है यहाँ पर। ठीक है, और इसके ऊपर ब्रास, ये तो घूमेगा, ये तो घूमेगा, तो फिर इसके साथ रेजिस्टेंस को हम कैसे कनेक्ट करेंगे? इसके ऊपर ब्रास रहता है। ठीक है, इसके ऊपर ब्रास रहता है, थ्रू बस हम इसे क्या करते हैं? वो जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है या फिर रियोस्टेट है, उसे हम इसके साथ कनेक्ट करते हैं, ताकि एक यहाँ पर जो हमारा जो रोटर वाइंडिंग है, रोटर वाइंडिंग के साथ हम इस रेजिस्टेंस को कनेक्ट करते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पर ब्रास ब्रास होता है। ठीक है, ब्रश के थ्रू स्लिप रिंग के ऊपर हम कनेक्ट करते हैं। देखो एक एक, एक रियोस्टेट, यहाँ पर एक स्टार कनेक्टेड रेजिस्टेंस है। ये क्या है? देखो इसका एक साइड के एंड पॉइंट को हमने शॉर्ट कर दिए, तो ये क्या बन गया? ये एक स्टार कनेक्टेड रियोस्टेट बन गया। ठीक है, ये स्टार्टर है। ठीक है, इसको हम स्टार्टर भी कह सकते हैं, स्टार्टर। तो एक पॉइंट पे लाके यहाँ पर ऐड कर दो। ठीक है, दूसरे को यहाँ पर ऐड कर दो इस रेजिस्टेंस पे, एंड थर्ड वाले को यहाँ पर कनेक्ट कर दो। एक वेरिएबल रेजिस्टेंस है। ठीक है, ये रेजिस्टेंस वेरी करेगा। सो यहाँ पर बेसिकली क्या हो रहा है? ठीक है, यहाँ पर बेसिकली क्या है? ये सब क्या है? ये सब ब्रास है, ब्रास है। और ये जो हमने 3 लिया है, ये तीनों क्या है? ये तीनों स्लिप रिंग, स्लिप रिंग। सो देखो यहाँ पर क्या है? मोटर को हम जब स्टार्ट करेंगे ना, तब एक रेजिस्टेंस को एक्सटर्नली 3 फेज एक रेजिस्टेंस को रोटर के साथ कनेक्ट करके हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, मतलब स्टार्टिंग सिचुएशन में ये रेजिस्टेंस रोटर वाइंडिंग के साथ ही रहेगा। ठीक है, तो जब स्टार्टिंग में ये रेजिस्टेंस रहेगा, तो अब हमने अभी क्या बताया कि रेजिस्टेंस के ऊपर टॉर्क डिपेंड करता है, क्योंकि हम टॉर्क का जो इक्वेशन अगर हम देखेंगे, टॉर्क प्रोपोर्शनल टू E2 I2 cos φ2, ये टॉर्क का इक्वेशन है। ठीक है, यहाँ पर E2 I2 cos φ2 क्या है? ये सब रोटर साइड का है। ठीक है, सब रोटर साइड का बाद में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, जब टॉर्क को इक्वेशन को डिस्कस करेंगे तभी और भी डिटेल क्लियर हो जाएगा। लेकिन अभी ये जान लो कि ये जो टू करके जो हमने मेंशन किया है, मतलब E2 I2 cos φ2, ये सब रोटर साइड का जो
इंड्यूस्ड वोल्टेज है, इंड्यूस्ड करंट है, पावर फैक्टर है, ये सब रोटर साइड का है। और स्टेटर साइड का जो हमारा ईएमएफ है, हमारा करंट है, पावर फैक्टर है, उसे सब 1 से हम डिनोट करेंगे। मतलब कि U1, U1, I1, ठीक है, cos phi1, जब 1 से डिनोट करेंगे तब ये किसे मेंशन करेगा? रोटर का जो स्टेटर का जो हमारा वोल्टेज है, स्टेटर का जो वोल्टेज है, स्टेटर का जो करंट है, स्टेटर का पावर फैक्टर है, ये सब क्या है? 1 से हम इसे डिनोट करेंगे। और रोटर साइड का जो है सब इसे 2 से डिनोट करेंगे। ठीक है। सो जैसे कि यहाँ पर देख रहे होगे, टॉर्क प्रोपोर्शनल क्या होता है? पावर फैक्टर के साथ प्रोपोर्शनल होता है। यहाँ पर अगर हम रेजिस्टेंस को लगा देंगे तो रेजिस्टेंस लगा देने से इसका पावर फैक्टर क्या होगा? बढ़ जाएगा, इंप्रूव हो जाएगा। पावर फैक्टर जब इंप्रूव होगा तो नॉर्मली क्या होगा? इसका जो स्टार्टिंग टॉर्क है वो स्टार्टिंग टॉर्क बढ़ जाएगा। मतलब ये मोटर हाई स्टार्टिंग टॉर्क के साथ स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है। जैसे कि स्क्विरल केज मोटर में हमने क्या बताया अभी? स्क्विरल केज मोटर का जो ड्रॉबैक है, उसका स्टार्टिंग जो टॉर्क है, मतलब मोटर का जब स्टार्ट करोगे ना तो लो स्टार्टिंग टॉर्क होगा। ठीक है, उसका स्टार्टिंग टॉर्क लो रहता है। ठीक है। लेकिन स्लिप रिंग टाइप का जो मोटर है, स्लिप रिंग मोटर को हम इसलिए डिजाइन करते हैं कि इसका स्टार्टिंग टॉर्क जो है वो स्टार्टिंग टॉर्क बढ़ाने के लिए। मतलब कि जब भी हम एक्सटर्नल 3 फेज एक रियोस्टेट को इसके साथ रोटर वाइंडिंग के साथ कनेक्ट करेंगे तो इसका जो स्टार्टिंग टॉर्क है वो स्टार्टिंग टॉर्क बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ जाएगा? क्योंकि रेजिस्टेंस का पावर फैक्टर हाई होता है, और रेजिस्टेंस देने से क्या होगा? पावर फैक्टर इंप्रूव हो जाएगा। पावर फैक्टर भी इंप्रूव, रोटर सर्किट का पावर फैक्टर अगर इंप्रूव हो जाएगा तो इसका जो क्या है, इसका जो टॉर्क है, स्टार्टिंग टॉर्क है, वो भी बढ़ जाएगा। मतलब हाई स्टार्टिंग टॉर्क के साथ स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर स्टार्ट हो जाएगा। ठीक। लेकिन ये क्या हमेशा ही रहेगा? मतलब मोटर जब घूमेगा तब भी ये स्टार्टर को हम रखेंगे? नहीं रखेंगे। क्योंकि अगर मोटर जब कंटिन्यूअसली रन करेगा तब हम इस स्टार्टर को अगर हम रखेंगे तो पावर लॉस होगा। तो इसको यहाँ पर कनेक्ट करने का एक ही मकसद है, स्टार्टिंग टॉर्क को हाई करना। तो हाई स्टार्टिंग टॉर्क के साथ रोटर अगर घूम गया, मतलब मोटर अगर घूम गया, उसके बाद इस रेजिस्टेंस को हमें निकाल के फेंकना है। ठीक है, इसे निकाल के फेंकना है। तो क्या होगा? मोटर जब नॉर्मल स्पीड, ठीक है, मोटर जब स्पीड बढ़ेगा, थोड़ा थोड़ा जब स्टार्ट करेंगे मोटर को, थोड़ा थोड़ा करके स्पीड बढ़ेगा, तो 70 to 80% स्पीड जब वो उसका जो रेटेड स्पीड है, उस रेटेड स्पीड से 70 to 80% स्पीड जब वो अचीव कर लेगा तो ये जो तीनों ब्रश है ना, ये एक दूसरे से शॉर्ट हो जाएगा। मतलब यहाँ पर शॉर्ट हो जाएगा। जब यहाँ पर शॉर्ट हो जाएगा तो ये रेजिस्टेंस क्या होगा? पूरा का पूरा कट आउट हो जाएगा। तब यहाँ पर क्या होगा? ये जो स्टार कनेक्टेड जो रोटर देख रहे हो, ये क्या होगा? ये एक दूसरे के साथ शॉर्ट हो जाएगा। और शॉर्ट हो जाने के बाद क्या होगा? ये एक स्क्विरल